सो लास्ट क्लास में बच्चे हमने जो डिस्कस किया था ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग कर लिया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और के बाद में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो डिफरेंसिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आपको इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आगे चलते हैं। आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, देन सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इकोनॉमी एंड ट्रेड। थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। टुडेज क्लास बेस्ड ऑन टोटली द टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Now, the economic problem already we have discussed in the definition, because the definition according to Robinson, हमने पढ़ा था कि economics is a science which study the human behavior as a relationship between wants which are unlimited and they have scarce resources and they have alternate use. तो बेसिकली जो डेफिनेशन थी उसमें फिर हमने 3 वर्ड समझे थे कि wants are unlimited, resources are लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव्स. इसको मैंने आपको पूरा समझाया था जब हम डेफिनेशन से पहले वाली क्लास में डेफिनेशन डिस्कस करी थी व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो मैंने आपको एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था कि व्हाट डू मीन बाय अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे हैव ऑल्टरनेट यूज, और फिर मैंने उसको प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल से भी समझाया था. तो इसका मतलब ये जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है बाय द रॉबिन्सन is totally basically the economic problem concept given by Robinson. Exactly. So इसलिए क्या होता है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जब रॉबिन्सन की डिस्कस कर लेते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है. ये अभी आप देखना, वो डेफिनेशन पहले डिस्कस कर ही चुके, तो अभी वो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगी, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट गिवन बाय रॉबिन्सन इटसेल्फ. तो इसीलिए ये अपने आप ही आपको समझ में आएगा. अभी तो इसको समझने से पहले हम एक फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो देखिए सबसे पहले इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वांट्स आर, बोलिए वांट्स आर अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. अनलिमिटेड क्या होती है? वांट्स होती हैं. और रिसोर्सेज आर Limited, resources are limited and they have alternative use. लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ इन दोनों की वजह से क्या होगा? देयर विल बी so unlimited wants, limited resources. Due to this there will be resources alternate use होता है, तो इस वजह से scarcity. Scarcity होने की वजह से now you have to take 3 decisions. First is what to produce. Second is How much to produce? how to produce. और थर्ड क्या होगा? How much to For produce? whom to. जैसे आपको मैंने फार्मर का एग्जांपल समझाया था, एक फार्मर एक प्रोड्यूसर है, उसके पास जो लैंड है विच इज रिसोर्सेज विच इज लिमिटेड, एंड द फार्मर्स की जो वांट्स है विच आर अनलिमिटेड, वांट टू कल्टीवेट एन नंबर ऑफ क्रॉप्स. नाउ ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज दे ऑल्टरनेट यूज इन रिलेशन अनलिमिटेड वांट्स. फार्मर के पास क्या आएगी? स्कार्सिटी. स्कार्सिटी का मतलब भी क्या होता है? लिमिटेशन. और ड्यू टू द स्कार्सिटी देयर विल बी चॉइस. जैसे आपने भी बताया था कि देयर विल बी चॉइस टू फार्मर which crops he is going to produce or which is not. Now farmer has to take 3 decisions because of scarcity and the choice. वो क्या लेगा? 3 decisions लेगा. तो फर्स्ट क्या होगा? what to produce, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किसका नहीं करना. फिर how to produce, कितना करना है और किसके लिए करना है, कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये सारे कंबाइनली दिस नोन एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दिस कंबाइनली नोन एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और अगर इनको आगे जाके हम क्या पढ़ें, इन तीनों को अगर हम अलग कर लें तो ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रॉब्लम. तो देयर इज ए वेरी कनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम. अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप क्या बोलोगे? सर इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये भी एक अपने आप में प्रॉपर डेफिनेशन है. अगर आप ये बोलते हैं ना कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप ये बोलेंगे कि सर इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है. एंड फिर हम कहेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इसका मतलब देयर इज ए कनेक्शन.
बिकॉज इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ही पार्ट क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब ये दोनों टॉपिक हमारे पास अलग अलग है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम तो, बट हम कनेक्शन कर सकते हैं। इस जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका ओरिजिन कहाँ से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है उसी की वजह से हम आज क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्लो चार्ट है, इसी से अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज on the account of fact limited resources and they have alternate use in relation to unlimited wants। बस आप कुछ नहीं किया, आपने उन्हें तीनों वर्ड को क्या कर दिया, एक सेंटेंस में बना दिया। तो जो डेफिनेशन आपने रोबिनेशन की पहले पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, वही एग्जैक्टली यहाँ है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्ट कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट, और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसी वजह से स्कार्सिटी आती है, उसी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, एंड देन फिर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम, 3 डिसीजन आपको लेना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ नोट्स में सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। 3 वर्ड्स जो हमारे हैं, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स की रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सॉरी वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे अल्टरनेट, उन तीनों को कंबाइंड करके डेफिनेशन बन गई, और वही रोबिनेशन की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स। तो आप देखिए आपने कोई डुप्लीकेशन नहीं किया, इसीलिए हमने रोबिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्योंकि वो आगे आपका ये पूरा टॉपिक भी कवर करता है। आई होप मीनिंग क्लियर है बेटा। 3 वर्ड्स को कंबाइंड करके हमने मीनिंग बना ली, यस ना। उसके बाद में व्हाट इज स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी वर्ड मतलब लिमिटेड, और लिमिटेड का मतलब कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, और वो क्यों आती है, वो बिकॉज ऑफ दिस कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम चॉइस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी है तभी आपके पास क्या आएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, और उसी की वजह से फिर आपको क्या लेना होता है, 3 डिसीजन लेने होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तो देयर इज ए कनेक्शन, यस और नो, ठीक है, दे ऑल आर द कनेक्टेड वर्ड्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनाया था, वो ये फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है पूरा, जो बोर्ड पे बनाया था कि अनलिमिटेड वांट्स या चॉइस, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है बेसिकली, इसको स्पेलिंग सही कर लेना आप, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर स्कार्सिटी, और फिर आपके पास ये तीनों डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, अब नेक्स्ट पूरा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो बताइए क्या होंगे। तो रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है एंड दे हैव अल्टरनेटिव्स, ये इसका फीचर है, ये हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ चुके हैं। नाउ व्हाट आर द 2 फीचर्स ऑफ वांट, अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। अनलिमिटेड है और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब जैसे सपोज आज आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो, आपको लगता है मेरे पास 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर आते आपको लगेगा मेरा 4 व्हीलर, मतलब नेवर एंड्स, रिकरिंग है, ये बार बार आपके पास है। तो ये वांट्स अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। एंड सेकंड है कि जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे फार्मर का एग्जांपल है, तो फार्मर को डिसीजन लेना है कि भाई किस क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, किसको नहीं करना है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे पॉकेट मनी का एग्जांपल हमने लिया था, इसका मतलब अब आपको अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए या अपना प्रोडक्शन डिसीजन लेने के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। क्या आपको लगता है कि ऑल वांट्स हैव इक्वल प्रायोरिटी या इक्वल इंपॉर्टेंस? नो, सारी वांट्स, इसका मतलब हर वांट्स की इंटेंसिटी, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिकरिंग है, एंड दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड द इम्पोर्टेंस। तो देखिए ये लिखा हुआ रिसोर्सेज के 2 फीचर्स ये आई गए। सॉरी पहले वांट्स के दे रखे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग एंड ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, मीन्स हैव 2 फीचर्स, ये हमने कर ही लिया। अब देखिए यहाँ एक मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको कि रियल लाइफ में अगर हम इसको समझे तो हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, होना भी चाहिए, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट जैसे हम कहते हैं कि आज कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, यूज करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, सब कुछ लाइफ में पता होना चाहिए आपको, बट नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। अब बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो अपनी प्रायोरिटी को भूल जाते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को भूल जाते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, फर्स्ट आपके लिए सपोज देयर आर 3 ऑप्शन यू हैव, वन इज सपोज स्टडी, सेकंड इज स्पोर्ट्स, और थर्ड इज मूवी। तो एज ए बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, स्टडी, देन उसके बाद में स्पोर्ट्स, देन मूवी, एंड देन उसके बाद आपको जितनी आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है।
उसको आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे आपको क्या करना, उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मिसमैच कर लेते हैं। मिसमैच मतलब जब मेरे को पढ़ना होता है तब मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, जब मेरे को स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो मेरे को स्टडी याद आती है। मतलब उस वजह से आप कहीं भी अपना परफेक्शन नहीं। ऑलराउंडर बच्चा कौन होता है? ऑलराउंडर बच्चा स्कूल में जो होता है वो होता है जिसको पता है कि मेरे को वो तुरंत अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है कि यार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी सेट कर लेता है अपनी। देखो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट लाइफ बट नॉट इक्वली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस लेवल पे है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कैटेगराइज करिए। बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, स्टडी। हो सकता है आगे जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके लिए ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके उस सिचुएशन पे और उस आपके प्रोफाइल पे कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप में इकोनॉमिक सेंस है तो इसका मतलब जहां भी जाओगे आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लोगे, सेट कर लोगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लोगे। दैट इज द इकोनॉमिक सेंस। क्योंकि आपको पता है कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट इक्वली। एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से आप? यस और नो? Yes, sir. ना अब उसके बाद में इसमें बच्चे ये आता है कोजेज ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या रीजंस होते हैं? तो इस रीजन वो 3 रीजंस है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे हैव अल्टरनेट यूज। अब इनको आप क्या करो, जैसे मान लो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट अराइजेज। सपोज ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग लिखना है, फिर पूरा ऐसे नोट्स की वजह से, नोट्स में जैसे दे रखा है वैसे सारा करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, फिर ये वांट से फीचर। अब इसमें अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन कैसे करना है? बस एग्जाम्पल से, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाना है कि अनलिमिटेड वांट्स क्या मतलब है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और वो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दिए, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का भी। सब हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी। तो आई होप इस हिसाब से अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लो, है ना। जैसे क्वेश्चन है कि जितने मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्रेम करना आना चाहिए आपको। तो आई होप ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो ये आपका पूरा एक टॉपिक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम तैयार हो गया। आई होप ये क्लियर है बच्चे। नाउ अब हमें ये तो पता लग गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। अब हमें ये भी पता लगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसका पार्ट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो ओरिजिन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम तो हमें पता लग गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम का ओरिजिन कहां से है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेंट्रल। सेंट्रल प्रॉब्लम को हम सेंट्रल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर एवरी इकोनॉमी, एवरी पर्सन, एवरीवेयर। यस और नो? चाहे दुनिया का रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे पुअरेस्ट पर्सन हो, चाहे डेवलप कंट्री हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी, एवरीवेयर, बिकॉज सबके साथ प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो सबकी वांट्स अनलिमिटेड है और सबके क्या रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, दे आर ट्रीटेड। इसलिए क्या होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम आर कॉमन फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चे, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, आर फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। बट एज पर योर सिलेबस क्लास 11th के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वी आर ओनली लिमिटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड विच फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर। तो मतलब आपके लिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इक्वल्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज further classified in 3 parts, what to produce, how to produce and for to produce. I hope it's clear. Yes. Now अब 1 by 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं what to produce। अब इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम करेंगे। देखो, डिटेल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको बुक में भी मिल जाएगा। आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप खुद अपने पढ़ के भी समझ सकते हो। इसके अलावा आज देखो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फ्री में, क्लास में भी आप फोकस करेंगे तो समझ में तो आ जाएगा। समझना इज नॉट ए बिग टास्क, बट हाउ टू प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ में आ गया। आपको क्या लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा तो क्या आप 90+ स्कोर कर लोगे? नॉट पॉसिबल, बिकॉज इकोनॉमिक्स समझना इज नॉट इनफ। आपको समझ के उसको प्रेजेंट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर फाइनल एग्जाम में हमारे 34 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर मैं ऑन एवरेज हाफ मार्क्स भी किसी क्वेश्चन में मान लो मेरा कट जाता है, तो नॉर्मल है कि हाफ मार्क्स तो कट सकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करते तो हाफ मार्क्स कट। अब कुछ में हाफ मार्क्स करता, कुछ में 1 कर रहा है, हम ऑन एवरेज मान लें कि सब में हाफ मार्क्स कट गया,
तो 34 डिवाइड बाई हाफ 17 मार्क्स, 17 मार्क्स आप -100 कर दो तो आप 83, मतलब कुल मिला के आप इतना पढ़ने के बाद, इकोनॉमिक्स पूरा समझने के बाद फिर भी आप 80s में ही रहोगे। अगर 90, आपको भी पता है कि हर बच्चे के 90 आते नहीं बोर्ड में, तो 90 लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना। सारा गेम ही प्रेजेंटेशन का है, क्योंकि हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, हमें पता है कि आपको क्या क्वालिटी आंसर लिखना है, कैसे आपको आंसर, वही देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब आपकी बुक में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी, बट उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे आप व्हाट टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में लिखेंगे। पहले उसकी डिटेल लिखेंगे कि व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, या व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट अबाउट, फिर हम उसके डिसीजंस, और फिर उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल। उसे 3 पार्ट में लिखेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट नहीं हो सकता। कई बार हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ में याद करते हैं, तो फिर पैराग्राफ में याद करते हैं, तो जब हम इसको प्रेजेंट करने लगते हैं तो उसमें से कहीं ना कोई पार्ट आपका मिस हो जाता है, और वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स अगर इस पर तैयार करना है, बिकॉज ये 3-4 मार्क्स में आता है, ये 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, तो आपको डे 1 से क्लियर रहना है कि जब भी व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आएगा, मेरे को उसका आंसर 3 पार्ट में लिखना है। बस वही आपको याद रखना है कि डिटेल मतलब उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, देन उसके 2 टाइप ऑफ डिसीजन, एंड देन उसका एग्जाम्पल। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, आपने सब कुछ कवर कर लिया, और फिर आपका हाफ मार्क्स काटने के भी चांसेस नहीं है। और जो बच्चा हाफ मार्क्स पे काम करेगा वही 90 प्लस जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस से स्टार्ट करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस का सबसे पहले क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी, इसका अदर नेम होता है। ये एग्जाम में से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस एज ए सेंट्रल प्रॉब्लम, या ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन इन व्हाट क्वांटिटी एज ए सेंट्रल प्रॉब्लम। तो अदर नेम भी हमारे को पता होना चाहिए। अब इसकी डिटेल लिखेंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर उसका क्या लिखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन या एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, एंड देन उसके बाद में एग्जाम्पल। तो 3 पार्ट में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले डिटेल अगर हम लिखें तो व्हाट टू प्रोड्यूस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू विच गुड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस और विच इज नॉट, बिकॉज वी कांट एबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड एट ए सेम टाइम। और उसका रीजन क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेट यूज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। तो इसका मतलब यू हैव टू डिसाइड कि विच गुड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस और विच इज नॉट। तो दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिसाइडिंग कि आप कौन सी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। और ये डिसीजन हमें क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज वी कांट एबल टू प्रोड्यूस ऑल द गुड एट ए सेम टाइम ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। यस और नो, ये बात हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिटेल यहाँ लिखी हुई है, तो डिटेल आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है, इट इज द स्टैंडर्ड नॉलेज दैट रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू ह्यूमन नीड्स, वी कांट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एज मच एज वी विश टू प्रोड्यूस। तो नाउ क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिसाइड which good you are going to produce or which is not because of economic problem। तो ये तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं डेफिनेशन से, जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी तब से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है। यस और नो? नाउ अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स या डिसीजन, एक ही बात है कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2 टाइप ऑफ डिसीजन। अब जैसे सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एग्जांपल हम ले लें, तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड 2 टाइप ऑफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे वही एग्जांपल ले लो, फार्मर का एग्जांपल ले सकते हैं, अपना खुद का एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब जैसे फार्मर है, फार्मर के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उसके वांट्स अनलिमिटेड है, दे ऑल्टरनेट यूज। तो फार्मर को अब क्या करना पड़ेगा, 2 टाइप ऑफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, फार्मर को पहले ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत लंबी लिस्ट है क्रॉप्स की। तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करेगा और कौन सी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो सारी गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है। तो फर्स्ट डिसीजन क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड डिसीजन उनको क्या लेना पड़ेगा, इन व्हाट क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर फार्मर क्या करेगा, जो भी सिलेक्शन गुड्स का करा उनका इक्वली अमाउंट में अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसका प्रॉफिट कभी मैक्सिमम नहीं होगा, बिकॉज कुछ गुड्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, कुछ की क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब उनको मार्केट में जो भी डिमांड है उसकी प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी का सिलेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका प्रोडक्शन हमें कितना करना पड़ेगा। सो इसका मतलब दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू 2 टाइप ऑफ डिसीजन, वन इज सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी। यस और नो? Yes, sir. तो ये 2 टाइप के डिसीजन इसमें होते हैं। नाउ एग्जांपल आप इसमें देखो, यहाँ दे रखा है कि सपोज
अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास दो चीजें होती है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। पहले ये देखना पड़ेगा। फिर कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत सारी गुड्स होती है, तो मतलब पहला सबसे फर्स्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ गुड्स। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको कंज्यूमर गुड्स में जाना है, और उसमें कंज्यूमर गुड्स में भी बहुत सारे गुड्स है, सारे नहीं प्रोड्यूस करते, आपने सेलेक्ट कर लिया 2 3 4 5 वॉट एवर। नाउ आप उनमें फिर फर्स्ट डिसीजन हो गया। सेकंड डिसीजन में आपको देखना पड़ेगा कि किस गुड्स का प्रोडक्शन आपको किस क्वांटिटी में करना है, देन आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व होती है। इसका मतलब how to frame the answer of this: first, meaning or detail of what to produce; second, the decisions aspects related to this problem; and third is example. I hope it's clear now. Yes or no? Yes, sir. याद ही हो गया आपको कि what to produce में क्या करना है। देखो उसकी डिटेल तो आपको पहले से पता है, बस आपको इसका आंसर उस डिटेल को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके लिखना है, बस वही आपको सीखना है। यस और नो? इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं पड़ा जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया। इकोनॉमिक की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बिकॉज वी आर इकोनॉमिक स्टूडेंट, तो ये तो सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया। Yes, sir. नाउ अब नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अगेन इसका भी हमें आंसर वैसे ही फ्रेम करना है, कोई 3 पार्ट में। पहले हम इसका क्या करेंगे, डिटेल करेंगे, के बाद में इसमें 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन की जगह 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक होती है, और एग्जाम्पल को भी हमें 3 पार्ट में ही करना है। तो इसका अदर नेम में क्या लिखा हुआ है, वही अपने आप में इसकी डेफिनेशन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। तो इसका मतलब दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। इट मीन्स हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन और विच टेक्नोलॉजी या मेथड वी आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोडक्शन एट ए मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। फिर जैसे आप बता रहे हो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव मतलब जिसमें मोर एंड मोर यूज लेबर इंस्टेड ऑफ कैपिटल मतलब मशीनरी, और कैपिटल इंटेंसिव इट मींस मोर एंड मोर मशीनरी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लेबर। तो आउट ऑफ दीज 2 टेक्नोलॉजी अब हम एग्जांपल पे चलते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर आप एग्जाम्पल देखें तो देखो इसका एग्जाम्पल हम एक विद इन द कंट्री ले लेते हैं, एक हम आउट ऑफ बिटवीन द कंट्रीज ले लेते हैं। तो जैसे विद इन द कंट्री की बात करें इंडिया, और इंडिया के अंदर सपोज आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टाइप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपके लिए विच टेक्नोलॉजी इज मोर सुटेबल, लेबर इंटेंसिव। ठीक है, क्योंकि आपको इजीली लेबर मिल जाएगा और वो लेबर पे बेस ज़्यादा इंडस्ट्री होती है, और कैपिटल आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप कैपिटल पे फोकस कम रखेंगे, लेबर पे ज़्यादा करके आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करके डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। बट अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ फिर लेबर आपके लिए बड़ा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल में आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा प्रायोरिटी देके लेबर को कम करके आप अपना क्या कर सकते हैं। तो ये तो होगा विद इन द कंट्री। नो बिटवीन द कंट्री बात करें तो यूएस और इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में लेबर इज इजीली अवेलेबल, तो इसका मतलब यहाँ लेबर इंटेंसिव हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब हम ज़्यादा फोकस लेबर पे करके, और कैपिटल क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर कैपिटल को इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब मशीनरी को, तो वो लेबर से करके अपना कर सकते हैं प्रोडक्शन। बट यूएसए में क्या है, वहाँ लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ उनको ज़्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे। यस और नो? तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल में बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि बच्चे समझ लेते हैं कि बोथ द टेक्नोलॉजी आर द कॉन्ट्राडिक्शंस। नहीं, ऐसा नहीं है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब आप दोनों में से किसी एक टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। बस आपकी कोशिश ये रहेगी कि वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स एट ए मिनिमम कॉस्ट। अब उसके लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी वन यूज कर सकते हैं या एट ए कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो अब इसका पूरा फाइनल आंसर क्या हो गया, सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद में उसके टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर देंगे, देन आप उसका एग्जाम्पल, अपना खुद का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ आंसर लिखना है ना। उसके बाद ये वाला जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो, और कहाँ पढ़ चुके हो उधर देखिए, हमने एक डायग्राम पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, देखो बेटा, यहाँ हमने लिया था प्रोड्यूसर और यहाँ क्या लिया था, हाउस होल्ड। भाई आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमें इसमें आंसर लिखना, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वो हमने पहले पढ़ा था कि जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर होगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, तो इसको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? यस सर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में, फिक्स है, लैंड, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये इसके लिए इनपुट होगा। ये इसको इनपुट को किस में कन्वर्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज में, और किसको सेल कर देगा, हाउस होल्ड। ये हमने पढ़ा था। एक साइकिल तो ये चलेगा। दूसरा इसके अगेंस्ट में क्या चलेगा, के अगेंस्ट में क्या चलेगा कि ये क्या करेगा, इसके बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट। क्या देना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट। और ये फैक्टर पेमेंट क्या होगा, जैसे अगर आप एज ए बिजनेस ओनर है, आपने लेबर लिया तो उसको वेजेस देंगे, अगर आपने लैंड लिया तो उसको आप रेंट देंगे, अगर आपने कैपिटल लिया तो उसको इंटरेस्ट और देन प्रॉफिट। तो ये आपका फैक्टर पेमेंट। अब ये भी आपको फ्री में नहीं देगा, इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट फॉर यस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमने पढ़ा था कि दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पढ़ा था, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द फैक्टर इनकम बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर। ये पढ़ा था, यस और नो डेफिनेशन। ये इस फ्लो चार्ट में डेफिनेशन बनाई थी, यस और नो। तो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक उसी पे बेस्ड है। तो इसका मतलब ये जो पर्सनल और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये वाला कि भाई आपने प्रोडक्शन किया और गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचा, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, आपने फैक्टर सर्विसेज लिए, उसके बदले में क्या दिया, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट इंटरेस्ट टू द हाउस होल्ड, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ये सारा क्या है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमी में 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक गुड्स एंड सर्विसेज का और एक इनकम का। हालांकि वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कैसे होते हैं, ये आप 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बिकॉज कंट्री एज ए होल जो आपका प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होती है, जितनी इनकम होती है उतने एक्सपेंडिचर होता है। तो ये इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, ऑल 3 आर द सेम थिंग, ये हम 12th में समझेंगे। तो मतलब कंट्री एज ए होल ये सेम ही चीज होती है। तो ये आइडेंटिकली होता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी, इनकम होगी उतना ही खर्च होगा, पूरी इकोनॉमी एज ए होल। तो इसका मतलब 2 टाइप ऑफ फंक्शनल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप अब आपको देखो, अब हम अगर डिटेल में डिस्कस करें इसको, तो सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें तो पहले तो अदर नेम आ गया इसका, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो अदर नेम है वो अपने आप में डेफिनेशन है इसकी, क्या है कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अब उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलो या और क्या कर लो, आप क्या बोल सकते हो कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। बात एक ही हुआ, क्योंकि हमने देखा कि 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर्सनल और फंक्शनल। पर्सनल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, फंक्शनल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम या नेशनल इनकम। बात एक ही है। नाउ इसको शॉर्ट में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, हु शुड गेट मोर एंड हु शुड गेट लेस। तो दिस प्रॉब्लम मोर एंड लेस, कि हु विल गेट लेस एंड हु विल गेट मोर, तो डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम रिलेटेड। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। नाउ अब आपको मैंने ये दोनों पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने आपको इस फ्लो चार्ट से समझा दिया कि भाई पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इस फ्लो चार्ट में क्या है, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हाउस होल्ड को बेच रहा है, उसके बदले में पेमेंट ले रहा है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम, है ना। पहले वो फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, फिर फैक्टर इनकम दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट इंटरेस्ट। तो ये हमारा पर्सनल और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर्सनल और दोनों सेम चीज होती है, क्योंकि ये इसके आइडेंटिकल ही होता है बेसिकली। बट हम कहते हैं कि 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनकम के फॉर्मेट में हो गया और एक क्या हो गया, प्रोडक्शन के गुड्स एंड सर्विसेज में। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसको भी हम क्या करेंगे, विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्री समझेंगे। विद इन द कंट्री अगर हम समझे तो जैसे इंडिया के अंदर नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स है, दे आर मिडिल क्लास और लोअर इनकम, यस और नो। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, तो देखो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो क्या डिसीजन कर लेगा कि किस गुड्स का प्रोडक्शन करना और कितना करना है, वो पहले डिसाइड कर चुका है। जब वो डिसीजन लेगा तभी उसको ये देखना पड़ेगा, जब व्हाट टू प्रोड्यूस करेगा तभी देखेगा कि यार लोगों की क्या इनकम है, हु विल गेट मोर एंड हु विल गेट लेस। तो वो उस हिसाब से देखेगा कि कहाँ मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई इनकम लोगों का क्या है। तो इंडिया में जैसे मिडिल क्लास और पुअर क्लास है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेसेसिटीज गुड्स और अफोर्डेबल गुड्स बनाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर वो लग्जरी गुड्स बना लेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो फिर क्या होगा, मतलब उसना तो मार्केट से नहीं बढ़ेगा, या उस तरीके से उसका प्रीमियम क्लास तक कि उसका लिमिटेड रहेगा। तो मतलब यहाँ ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन क्या करेंगे, नेसेसिटीज गुड्स और अफोर्डेबल गुड्स को बना के ही अपना मार्केट शेयर और पूरी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, वो मार्केट के लीडर बन सकते हैं। अब वैसे ही अगर हम बात करें यूएसए की,
यूएसए और इंडिया, तो यूएसए में आपको पता है कि वहाँ लोगों की इनकम इंडिया के कंपेयर में बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम प्रोड्यूसर वहाँ जो प्रोड्यूस करेंगे वो लग्जरियस गुड्स और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज वहाँ की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर, तो इसका मतलब दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू, शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हु विल गेट लेस एंड हु विल गेट मोर। इसका मतलब इट्स टोटली डिपेंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज टोटली डिपेंड ऑन द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल। तो जिसकी जितनी बाइंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आपको गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मे बी वही 3 पार्ट में आंसर लिखना है। सबसे पहले डिटेल, फिर उसके बाद में उसके 2 टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स, मतलब पर्सनल, और उसके बाद में उसका एग्जांपल। तो एज फार एज कंसर्न टेक्निकल आंसर क्लियर, यस और नो? नाउ अब बच्चे इन तीनों में कनेक्शन क्या है, ये एक तो रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये तो हमने टेक्निकल पार्ट पढ़ा भी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम प्रोड्यूस को टेक्निकली मतलब क्या होता है और हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, ये तो हमने पढ़ लिया। बट अगर इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें और उनको पढ़ें कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम रियल लाइफ में कैसे हम इसको फेस करते हैं और उसका क्या मीनिंग एग्जैक्टली। तो देखिए, इंडिया और चाइना की बात करें तो चाइना आज इंडिया से आगे है, बिकॉज या यूएसए और चाइना इंडिया से आगे। रीजन क्योंकि उन्होंने व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन से, देखो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि वही कंट्री डेवलप्ड है या वही पर्सन रिच पर्सन है जिसमें इकोनॉमिक सेंस है और जो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रहा है या वो जो रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजन सही ले रहा है। तो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में डेवलप कंट्री वही है जिसकी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन उसके परफेक्ट है। मतलब चाइना यूएसए की बात करें तो उनको पता है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितना करना है, उसको बहुत परफेक्टली करते हैं। उनको भी पता है कि जो है मिनिमम कॉस्ट पे कैसे करना है, और उनको ये भी पता है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो वो जैसे चाइना का एग्जांपल दे तो चाइना क्या करता है, वहाँ अपनी अलग अलग प्राइस रखता है, डोमेस्टिक मार्केट में अलग प्राइस रखता है, जो एक्सपोर्ट करता है उसकी अलग प्राइस रखता है। वो अलग अलग तरीके से जिस हिसाब से जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइस प्रोडक्ट की रख के उसको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करता है। यूएसए भी आप देखते हो कि वो अलग अलग मार्केट ढूंढता है, क्योंकि उसके मार्केट में तो डोमेस्टिक मार्केट में तो डिमांड है ही नहीं। उसका मतलब आपको केवल प्रोडक्शन करने से और प्रोडक्ट मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेने से ही आप लीडर नहीं बन सकते, आप डेवलप नहीं बन सकते, आपका मार्केट से नहीं बढ़ सकता। आपको इन तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब आपको परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में किस का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में आपको टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज करना था कि मिनिमम प्रोडक्शन, और फिर आपको जो प्रोडक्शन हो गया उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट। अब मान लो आपने फर्स्ट डिसीजन सही ले लिया, सेकेंड भी सही ले लिया, बट फिर भी आपका प्रोडक्शन हो गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाए, तो क्या आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा? क्या आप डेवलप कंट्री होंगे? यस और नो? नहीं हो सकते। का मतलब आपका, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज अगर आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनका अल्टरनेट यूज है और अनलिमिटेड वन, तो आज वही इसलिए मैंने कहा था आपको कि इकोनॉमिक्स मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। बिकॉज जितना आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करोगे, प्रॉपर उनका यूज करोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, और वो सारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपके जो सेंट्रल इश्यूज है उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम प्रोड्यूस। तभी आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होगा और तभी आप क्या करेंगे, एक इकोनॉमिकली डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाओगे। और सारा गेम यही है कि आज चाहे वो डेवलप कंट्री है तो बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक सेंस, और अगर डेवलपिंग है तो भी वो इकोनॉमिक्स की वजह से ही है, और अगर बैकवर्ड है तो भी वो इसी वजह से है। कोई पर्सन अगर रिच है तो भी वो इकोनॉमिक्स की सेंस की वजह से है, और अगर पुअर है, क्योंकि आपको वही देखना पड़ेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। सो इट्स अ बेस्ड ऑन रियल। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दे आर नॉट अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी, दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। ये तीनों डिसीजन आपस में रिलेटेड है। कनेक्शन क्लियर तीनों का? यस और नो? तो ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसमें जो टारगेट स्टडी है बेसिकली वो 2 ही टॉपिक है, एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम और आगे एक पढ़ेंगे पीपीसी। अगर इन 2 टॉपिक को आप ढंग से मैनेज कर लेते हो, एक्चुअली समझने वाले टॉपिक ये 2 ही हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम और पीपीसी। अगर इन 2 पे आपकी कमांड है, बाकी तो आप रीडिंग लगा के चले जाओगे। वैसे देखो आपके पेपर में आप चाहे देख लेना, इस पेपर से इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है
वो मैं तो कहता हूँ 80% जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम और पीपीसी। तो सबसे पहले आपको कमांड जो है वो इन दोनों टॉपिक पे रखनी है, इनको अच्छे से समझना है। और बाकी चैप्टर को तो क्या है, अपन एक बार पढ़ के एक बार समझ लिया क्लास में और फिर रीडिंग लगा के भी चले गए, तो भी अगर क्वेश्चन आता है जैसे माइक्रो क्या होता है, मैक्रो, उनका डिफरेंस, ये बहुत ईजी है, इसलिए से अपने आप आगे पढ़ोगे। अभी ये इकोनॉमीज एंड टाइप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए, आप आगे पढ़ोगे नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार पढ़ लो, समझ में आ गया और उससे आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। बट सेंट्रल प्रॉब्लम एंड पीपीसी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अगर आप ढंग से कर लोगे, मतलब आपको करना क्या है, आपको अगर क्लास में सबसे आगे जाना है ना, तो आपको जो क्लास के बच्चे हैं ना उनके अपोजिट सोचना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, टॉप करने का तरीका बता रहा हूं आपको, अपनी क्लास के बच्चों से बिल्कुल अपोजिट, वो जो सोच रहे हैं ना उसके उल्टा सोचना है। कैसे? वो क्या सोचते हैं, ज्यादातर बच्चों को मेंटेलिटी क्या होती है, जो इजी इजी टॉपिक्स है ना उनको ही वो पूरी साल पढ़ते रहते हैं, है ना, और जो टफ होते हैं ना उनको वो क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि यार इतना तो आता है मेरे को यार, इसलिए कर ले। अब एग्जाम में हमेशा उल्टा होता है। एग्जाम में क्या होता है, जो आप छोड़ के जाते हो ना वो एग्जाम में आता है, और जो पढ़ के जाते हो एग्जाम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी टारगेट स्टडी सही नहीं है। आप अगर टारगेट स्टडी डे 1 से क्लियर रखोगे तो डेफिनेटली आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो पढ़ के कोई एग्जाम में नहीं आया और जो आया वो आप पढ़ के नहीं गए। आपके साथ वही होगा, जो आप पढ़ के गए वही एग्जाम में आएगा। बिकॉज हम हर चैप्टर की टारगेट स्टडी में बताऊंगा आपको कि पढ़ना पूरा चैप्टर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ये तो हम कर सकते हैं यार, फोकस कहाँ ज्यादा करें। तो अपना फोकस हमेशा ध्यान रखना, अपन को अपोजिट करना है बाकी क्लास के बच्चों से, तब आप अपने आप को सबसे अलग कर लोगे। यस और नो, एग्री करते इस बात से? Yes, sir. ना अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, बड़ा इजी सा टॉपिक है, आज हम ये भी करेंगे फटाफट। तो देखिए यहाँ देर आर 2 वर्ड्स, टॉपिक है हमारा इकोनॉमी एंड इट्स टाइप। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर देना आप, कि देर आर 2 वर्ड्स, वन इज इकोनॉमिक्स, ठीक है, और सेकंड वर्ड हमारा है दैट इज इकोनॉमी। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू या बोथ आर द सेम? बताइए। देयर आर 2 वर्ड्स, ज़्यादातर बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू या बोथ आर द सेम? तो इसका मतलब देखो, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है विच इज यूनिवर्सल, और आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स, यूएसए इकोनॉमिक्स, यूके इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज कॉमन फॉर ऑल कंट्रीज। जो आज इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप मार्शल की पढ़ रहे हैं, रॉबिन्सन की पढ़ रहे हैं, एडम स्मिथ की, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब वही पढ़ रहे हैं। वही माइक्रो मैक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं, वही सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सब बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है वो यही पढ़ रहा है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है विच इज लाइक जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, विच आर ऑल यूनिवर्सल। और इसका व्हाट इज इकोनॉमिक्स ये तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन एंड ऑल, इसका सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल। नाउ अब आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, ये वर्ड जरूर सुना होगा। तो मतलब इकोनॉमी वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होगा। जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया के बारे में बात करें तो उसकी इंडिया के एरिया की बात कर रहे हैं। यूएसए इकोनॉमी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए फिजिकल बाउंड्री, और उसमें जैसे आपने बताया कि इकोनॉमी जो है पर्टिकुलर एरिया है इन विच व्हाट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट, पब्लिक, दोनों सेक्टर है हमारे इंडिया में, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। यस और नो? Yes. ऐसे हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या होता है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो 3 तरीके से मैनेज होती है, 3 तरह से कंट्रोल होती है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेटली, मतलब मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई। इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट कंप्लीटली। इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय बोथ। तो इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक कैपिटलिस्ट जो प्राइवेटली ओन्ड होता है, सोशलिस्टिक जो गवर्नमेंट ओन करता है सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेल्थ, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, एंड द मिक्स इकोनॉमी जिसमें हम दोनों सेक्टर क्या करते हैं, को एग्जिस्टेंस, मतलब गवर्नमेंट भी का कंट्रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है। तो मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमी रेफर टू, आप 2 डेफिनेशन बना सकते हैं इकोनॉमी की। फर्स्ट, इकोनॉमी रेफर टू ए पर्टिकुलर एरिया
और इट रेफर टू ए पर्टिकुलर एरिया इन विच व्हाट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि इकोनॉमिक इट इज एरिया मतलब इट्स लिमिटेड टू पर्टिकुलर कंट्री, और उसके अंदर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसमें उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन होती है कि इकोनॉमिक्स इज ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट्स देयर लिविंग। दोनों का मतलब सेम है। एक इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाय विच पीपल गेट्स देयर लिविंग, तो वो लिविंग कैसे करेंगे, बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, देखो, इकोनॉमी वाइडली यूज कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, इट रेफर टू नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एरिया। ठीक है। दूसरा, सिस्टम बाय विच पीपल गेट्स देयर लिविंग्स। तो दोनों डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पर्टिकुलर एरिया वो कितने टाइप का हो सकता है, 3 तरीका, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि इन पर्टिकुलर एरिया ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब मार्केट फोर्सेज। अभी मार्केट फोर्सेज क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद इन पर्टिकुलर एरिया ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय पब्लिक, तो वो क्या हो गया, सोशलिस्टिक सेंट्रल प्लांट। और अगर दोनों ऑन करते हैं तो वो क्या हो गया, मिक्स इकोनॉमी। तो अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केटिंग। अब ये अदर नेम भी याद रखना, मार्केट ऑब्लिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मालूम है इस टॉपिक का क्या है बच्चे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसमें आपको ये एक टॉपिक ढंग से समझना है। कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें मीनिंग, एग्जाम्पल, सबका ऑर्डर भी ये रहेगा, तीनों का ऑर्डर ये रहेगा आंसर का। सबसे पहले मीनिंग, फिर एग्जाम्पल, फिर फीचर्स, और फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम। ये तीनों में ऑर्डर यही रहेगा हमारा, है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एक पार्ट हम ढंग से समझेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसका जस्ट वाइस वर्सा क्या होगा, सोशलिस्टिक, और उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो ये टॉपिक इसलिए बहुत इजी हो जाता है बिकॉज इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या एक इकोनॉमी आपको पढ़नी है, दैट इज कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी, वो ढंग से समझनी है। वो समझ में आ गई, जस्ट उसका वाइस वर्सा करके सोशलिस्टिक और दोनों को कंबाइन, तो इतना इजी टॉपिक हो जाएगा ये। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में मैंने बताया था कि इट रेफर टू द सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड मैनेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलिए आप, विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय मार्केट फोर्सेज या प्राइवेटली। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं पहले एक बार कि व्हाट इज डू मीन बाय द मार्केट फोर्सेज, एनी आइडिया क्या होते हैं मार्केट फोर्सेज, आपको पता है। इधर देखिए, मार्केट फोर्सेज का मतलब यह है बेसिकली, ये जो डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि माइक्रो का एंड डायग्राम है जो हम पढ़ेंगे, माइक्रो का बिल्कुल एंड करेंगे इस डायग्राम में। मतलब ये डायग्राम समझ में आ गया, इसका मतलब आपको माइक्रो पूरी समझ में आ गई। दिस इज द सप्लाई, दिस इज द डिमांड, ये मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम होता है, ये क्वांटिटी, ये प्राइस। अब सप्लाई का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर, और डिमांड का मतलब क्या है, कंज्यूमर। तो इसका मतलब मार्केट फोर्सेज का मतलब होता है कि ऑल डिसीजन टेकन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर चाहेगा वही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। तो सारे डिसीजन कौन लेगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। उन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर प्राइस डिसाइड हो जाएगी, उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, उतनी प्राइस डिसाइड हो जाएगी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता नहीं है। उसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गई, या मार्केट इकोनॉमी इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज, वेल्थ विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेटली और मार्केट फोर्सेज, मतलब और डिसीजन रिगार्डिंग, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम के डिसीजन तीनों इकोनॉमी को लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये कौन लेगा, मार्केट फोर्सेज। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होगा, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। वो सारा हम अब आगे पूरा टॉपिक है देखो अपने नोट्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी ये वाला टॉपिक। तो अभी अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या बोल रही है, इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी या वेल्थ विच इज प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड बोलिए या मार्केट फोर्सेज, एक ही बात है। एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू, मतलब डेफिनेशन तो यही कंप्लीट हो गई आपकी, बस प्राइवेटली ओन्ड या मार्केट फोर्सेज एक ही बात है। अब हम उसमें एक एड ऑन, ये अलग हम एड और करें, मतलब इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकते, इसको एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं। एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस सोल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। इस तरीके से आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया, यस और नो। आप ये देखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन करेंगे तो इस डेफिनेशन में बस एक वर्ड चेंज करेंगे। बताओ क्या वर्ड चेंज करेंगे, जहां हमने ये यूज किया प्राइवेटली ओन्ड,
वहाँ क्या कर देंगे, पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, यस और नो, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो इस तरीके से आगे हम डेवलप करना सीखेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए तो ऐसा कौन सी इकोनॉमीज के अंदर होता है, जैसे यूएसए, यूके, यहाँ आप देखते हो कि ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो इंटेंशन जो होता है मार्केट फोर्सेस पे सारा काम होता है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब इन इकोनॉमीज में क्या होता है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी लैंड है, मतलब आप ओनरशिप, एक प्राइवेट ओनरशिप होता है भाई। जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ बेसिकली जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ सब कुछ गवर्नमेंट का ही होता है, प्राइवेटली कुछ भी नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा रहता है। तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती है, दोनों तरह की फ्रीडम होती है, आप जो चाहें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरे को ये बिजनेस करना है, ये करना है, तो वो आप कर सकते हैं। और जब जो चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के लिए भी आपके पास चॉइस होगी, जो चाहे आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये आगे देखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी में दोनों फ्रीडम नहीं होती है, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो इसका मतलब चॉइस भी आपके पास कम रहेगा, तो वो सारा वाइस वर्सा होगा आगे। फिर प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव मतलब जहाँ हर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए, बट वही आगे आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ोगे तो वहाँ सोशल वेलफेयर मोटिव होगा, वहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। परजेंस ऑफ कंपटीशन, मतलब हर प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंपटीशन होगा। जैसे आप यूएसए की बात करें तो वहाँ हर कंपनी क्या करती है, कंपटीशन करके बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, और अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ कट थ्रोट कंपटीशन होता है। देन इनइक्वालिटीज, इस इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ एक बार कोई पर्सन रिच हो गया तो रिच होता चला जाएगा, जो पुअर हो गया वो पुअर, मतलब इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगा, बिग प्रॉफिट मोटिव है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस सिस्टम, प्राइस सिस्टम में आपको बता चुका हूँ, मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई, इसी को बोलते हैं प्राइस सिस्टम। ये जो मार्केट फोर्सेज बताया ना मैंने आपको, डिमांड सप्लाई, इसी को बोलते हैं प्राइस सिस्टम बोलो या मार्केट फोर्सेज बोलो या डिमांड सप्लाई, एक ही बात है, ठीक है। मतलब सारा का सारा क्यों, कौन डिसीजन लेगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। कंज्यूमर इज किंग, यहाँ कंज्यूमर किंग, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो चाहेगा वो प्रोड्यूस करोगे, तभी आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारे फीचर्स एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। अभी तक हमने 3 चीजें इसमें कर ली, मीनिंग, एग्जाम्पल और फीचर्स। एक बार जस्ट रीड आउट, कोई डाउट है यू कैन आस्क। नहीं सर, अभी तो नहीं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसका पार्ट आता है कि हाउ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोल्व, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम इज कॉल्ड सेंट्रल, तो आपने आंसर दिया था कि सर विच इज कॉमन एंड विच इज फेस बाय द एवरी इकोनॉमी। तो सेम वैसे हर इकोनॉमी को ये तीनों डिसीजन लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कैसे सॉल्व करेगा। तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको पता ही क्या है, आपको सेंट्रल प्रॉब्लम पता ही है, दोनों को कंबाइन करें। इस टॉपिक में कुछ नया नहीं है, क्योंकि आपने सेपरेट पढ़ चुके हो, व्हाट टू प्रोड्यूस में सेंट्रल प्रॉब्लम आप अलग पढ़ चुके हो, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये भी पढ़ चुके हो, आप दोनों को कंबाइन करना है। तो अगर दोनों का आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में का क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव, और सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है कि किस गुड्स का प्रोडक्शन करना और कितना करना है, यस और नो, ये बेसिक बात पता है आपको। तो आप बताओ, आप खुद ही आंसर दोगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी कोई प्रोड्यूसर है वो किस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, किस बात सिलेक्शन कर, कैसे सिलेक्शन करेगा, इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, यस और नो। तो बिल्कुल व्हाट टू प्रोड्यूस in the capitalist economy solved by the profit motive, by the demand of product in the market, yes or no। तो अब इसको थोड़ा सा अगर आपको आंसर बढ़ाना हो तो आप क्या बढ़ा दोगे, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बता दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन लिख दो, और फिर लास्ट में दोनों को कंबाइन कर दो। हालांकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि ये इतना ज्यादा डिटेल में आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों का मीनिंग लिखे और फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, यस और नो। अब हमें पता है हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड। और आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसका मोटिव प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कब ज्यादा होगा, जब कॉस्ट बिल्कुल कम होगी। तो इसका मतलब हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्व बाय द मतलब हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे विच क्रिएट या विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर वही टेक्नोलॉजी यूज करेगा जिससे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, यस और नो। तो यहाँ कॉस्ट डिसाइडिंग, एग्जैक्टली कॉस्ट आप कम कर लोगे, उस तरीके से आप हाउ टू प्रोड्यूस मतलब सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी आप इस तरीके से करोगे, गाइडिंग फैक्टर क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कर लोगे, मिनिमम कॉस्ट का वाली टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब फॉर्म टू प्रोड्यूस आपने पढ़ा था कि दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन,
और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस इकोनॉमी में मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा रिच क्लास, मतलब इसमें बाइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। जिसकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी आप उसको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लोगे। यस और नो? तो अब अगर मैं वन वर्ड में बात करूं कि हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्व, ओनली वन वर्ड, अब वो आप लिख लेना, हाउ टू प्रोड्यूस टोटली सॉल्व बाय द डिमांड। एक वन वर्ड याद रख लो कि हाउ टू जो सॉल्व प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसका डिसाइडिंग फैक्टर है डिमांड। हाउ टू प्रोड्यूस का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कॉस्ट, और फ्रॉम प्रोड्यूस का है वो बाइंग कैपेसिटी। बस 3 वर्ड्स है, ये याद रख रहे, बाकी आप आंसर आराम से लिख लोगे, बिकॉज बाकी तो आप क्या कर रहे हो, दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइंड कर रहे हो। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इस टॉपिक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको ये एक टॉपिक करना है अच्छे से। अगर आपको एक टॉपिक ढंग से समझ में आ गया तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया कि देखो ये टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ गया कि कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मीनिंग आ गया, एग्जाम्पल आ गया, फीचर्स आ गया, एंड द हाउ टू सॉल्व। अब देखना जस्ट इसका वाइस वर्सा, पूरा स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर हमारा सेम है। जैसे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम में स्ट्रक्चर रखा कि मीनिंग, फिर उनकी प्रॉब्लम को, फिर एग्जाम्पल, वैसे तो मीनिंग, एग्जाम्पल, फीचर्स और हाउ सोशलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम। तो ऑर्डर ऑफ आंसर सेम है। अब इसको सब वाइस वर्सा करना है। देखो डेफिनेशन में वैसे आप देखो एक वन वर्ड चेंज हुआ है, यस और नो? डेफिनेशन में आपको एक वन वर्ड चेंज करना है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट या पब्लिक, और वहां हमने क्या कहा था, बाय द मार्केट फोर्सेज या प्राइवेटली। तो वन वर्ड चेंज हुआ, यस और नो? नाउ एग्जांपल, चाइना, रसिया। चाइना और रसिया जो कंट्री है उनमें आप देखो अभी भी, पहले तो देखो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का वहाँ इंटरेस्ट था, आज भी आप वहाँ देखोगे तो गवर्नमेंट पावरफुल है, ठीक है ना। उसके बाद में इसके एग्जांपल जस्ट वाइस वर्सा है, इसके फीचर्स जस्ट वाइस वर्सा है। ओनरशिप राइट वहाँ था प्राइवेट, मैं पहले उसके साथ ही आपको समझा चुका था। तो वहाँ था प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ सोशल ओनरशिप। सोशल ओनरशिप मतलब सब कुछ किसी का पब्लिक राइट नहीं होता, मतलब सॉरी इंडिविजुअल राइट नहीं होता है। सोशल वेलफेयर वहाँ क्या था, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। लैक ऑफ कंपटीशन, वहाँ परजेंस ऑफ कंपटीशन, वहाँ दोनों ही फ्रीडम थी, ऑक्यूपेशन की भी और कंजम्पशन की। यहाँ दोनों ही फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि ऑक्यूपेशन कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व बाय द सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो उसमें आप देखोगे कि सारा गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और क्यों करता है वो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेलफेयर। तो आई थिंक मुझे एस्पेरेंस ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन रहेगा तो आपके पास क्या रहेगा, चॉइस ऑफ कंजम्पशन भी कम रहेगा। इसकी एक अच्छी क्वालिटी क्या है, यहाँ फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब यहाँ गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, वेलफेयर। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबको खाना खिलाएगी, वो ध्यान रखेगी कोई भी भूखा नहीं रहे, मतलब उसको फ्रीडम फ्रॉम हंगर। बेनिफिट शेयर ऑफ द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स, इसका मतलब जैसे आपने 4 आवर्स काम किया, मैंने 10 आवर्स, एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट कैसे शेयर करेगी, इक्वली, ताकि इसका मोटिव इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर करना है ना, इनइक्वलिटीज में नहीं होती है। तो इनइक्वलिटीज को खत्म करने के लिए जो है सबको क्या करना पड़ेगा, इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। और ये रीजन है कि वहाँ लोग बहुत कम काम करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, इंडिविजुअल कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो वहाँ फिर फोर्सफुली काम करवाना पड़ता है लोगों को। मतलब ये जो इकोनॉमी है वो जस्ट लाइक जैसे हमारे होता था किंग का कॉन्सेप्ट होता ना, राजा का, जो राजा होते थे वो वहाँ राजा समझदार, उसके हिसाब से वो चलाता था, वो सबसे थंब रूल वाला कॉन्सेप्ट, तो उस हिसाब से ये था सारा ना। उसके बाद प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जबकि वहाँ प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई। तो बताइए सब कुछ वाइस वर्सा है क्या, सारे फीचर्स, यस और नो? मैं उसके साथ ही आपको समझा चुका था, सब कुछ वाइस वर्सा है। आई होप आगे चलें, तीनों क्लियर है, मीनिंग, एग्जाम्पल और फीचर्स क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ना अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व बाय द सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो अब इसमें वही अगेन वैसे हमें करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें कैसे सोल्व होगा। वहाँ डिमांड के बेसिस पे सोल्व होता था, यहाँ कैसे सोल्व होगा, यहाँ सोल्व होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नेसेसिटीज गुड। मतलब यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा कि बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस गुड की शॉर्टेज है, ज़्यादा नेसेसिटीज गुड, मतलब वेलफेयर गुड्स प्रोड्यूस होगी बेसिकली। यहाँ डिमांड और प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, यहाँ मोटिव है वेलफेयर। तो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबिलिटी होगी। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सोल्व होगा, इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। और फॉर्म टू प्रोड्यूस मतलब उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है।
तो मतलब इनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए क्या हो गया, नेसेसिटीज गुड या वेलफेयर गुड्स, मतलब नेसेसिटीज गुड प्रोड्यूस होगी। और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, लेबर इंटेंसिव, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा उनको, तभी वेलफेयर होगा। और क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो वेलफेयर है, उसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट। तो वेलफेयर कब होगा, जब आप व्हाट टू प्रोड्यूस में नेसेसिटीज गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स करेंगे तो उन गुड्स का ज़्यादा सिलेक्शन करेंगे जो ज़्यादा नेसेसिटीज है, ज़्यादा वेलफेयर गुड्स है। और हाउ टू प्रोड्यूस में आपको वेलफेयर कब ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। यहाँ आपका कोस्ट गाइडिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मोटिव नहीं है। और फॉरेन प्रोड्यूस में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब लोगों को क्या मिले, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गुड्स। इसका मतलब आपका मोटिव क्या है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसकी बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है, उन लोगों को आप, मतलब वाइस वर्सा है, सब कुछ वाइस वर्सा है, यस और नो। वहाँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट था, यहाँ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। वहाँ जो डिमांड वो उसको वाइस वर्सा करना है, सब कुछ वाइस वर्सा, बिल्कुल, यस और नो। ना अब देखिए मिक्स इकोनॉमी, इसमें भी वन वर्ड चेंज करना है डेफिनेशन में। ऑल इकोनॉमिक सिस्टम, what is mixed economy is a system in which all the economic activity, property, wealth which is owned by private as well as the government या public। तो बस वही आपको देखना, दोनों का हो गया। का एग्जांपल है इंडिया। वैसे देखो अब एक यहाँ मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करेंगे नॉर्मली, जैसे क्या होता है कि जब हमें पढ़ते हैं फिर बच्चे क्या कर लेते हैं, एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो, दीज आर द सोशलिस्ट इकोनॉमी, दीज आर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दीज आर द मिक्स इकोनॉमी। बट प्रेजेंट में सिचुएशन बेटा मोर एंड लेस सारी इकोनॉमीज मिक्स इकोनॉमी है। प्रेजेंट में आप देखोगे तो हर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। बट हाँ, आप ये देखेंगे कि आपको आज भी चाइना के अंदर आपको पता, वो एक रिफ्लेक्शन आएगा कि वहाँ आज भी गवर्नमेंट पावरफुल है। यूएसए में आज भी देखोगे तो वहाँ ज़्यादा मार्केट फोर्सेज है। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, उससे पहले ये दोनों सिस्टम चल रहे थे, एक्सट्रीम वर्जन थे दोनों, और फुल फ्लेज चल रहे थे, सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्ट। पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में दो इकोनॉमी चल रही थी। पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम फिर इंडिया ने क्या किया था, मिक्स इकोनॉमी, या आगे हम पढ़ेंगे अभी इंडियन इकोनॉमी 12th क्लास में। तो फिर इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी दोनों सिस्टम को देखा और देखा क्या, या तो दोनों में से एक किसी को कॉपी कर ले। और फिर इंडिया ने देखा कि नहीं, कॉपी नहीं करेंगे, हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने दोनों को मिक्स करके एक नया सिस्टम बना दिया, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और आज प्रेजेंट में ओवरऑल वर्ल्ड में सारी इकोनॉमी क्या है। सो डोंट ट्राई टू मेक द लिस्ट एंड कैटेगराइज दीज आर द कंट्रीज ऑफ कैपिटलिस्ट सोशलिस्टिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में मोर एंड लेस ऑल इकोनॉमीज आर द मिक्स्ड इकोनॉमी, यस और नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अब आप यहाँ देखोगे फर्स्ट 4 फीचर्स तो किसके आ रहे हैं, कैपिटलिस्ट के। नेक्स्ट 4 फीचर्स किसके आ रहे हैं, सोशलिस्टिक के। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों के फीचर्स कंबाइंड। एक बार पढ़ लो, आपको जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखो दोनों फीचर्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों इकोनॉमी के फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। जो बच्चों को दिक्कत आती है वो एक इस पॉइंट में दिक्कत आती है कि प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर देती है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर लीजिए। बट अगर मान लो कोई जैसे मोनोपोली क्रिएट कर ले और कहे कि नहीं हम तो क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग फीस बढ़ाए जाए, हर साल फीस बढ़ाए जा रहे हैं, और फिर पेरेंट्स को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो अगर वो जाके गवर्नमेंट में कंप्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें फिर इंटरफेयर कर देगी। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते, आप है ना अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। एक लिमिट तक आपको प्राइस क्या कर सकता है, फीस बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक तो क्या होता है, सब कुछ फ्री होता है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। बट अगर उसके बाद अल्टीमेटली कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का। इसका मतलब इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, मतलब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई पहले तो इस पर क्या होगा, डिमांड पे डिसाइड होगा, और बाद में आप देखो जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स है, उनको किस पे छोड़ दिया, डिमांड और उसके प्रॉफिट मोटिव पे। और गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उन सबको क्या करती है, गवर्नमेंट चलाती है, ताकि उसका मोटिव क्या है, उनका नेसेसिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाना, सब। तो आप देख रहे हो दोनों चीजें यहाँ कंबाइंडली चल रही है, यस और नो। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम प्रोड्यूस्ड में आप दोनों ही चीज़ें लिखेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस जो है डिसीजन टेकन बाय बोथ द मोटिव, डिमांड एज वेल एज द नेसेसिटी। नेसेसिटीज गवर्नमेंट करेगा और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रोड्यूसर करेगा। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस सोल्व बाय द अगेन
कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर को फोकस किया जाएगा, और जो है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कौन ज़्यादा यूज़ करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है। और फॉरेन प्रोड्यूस के लिए प्राइवेट सेक्टर को कह दे कि आप अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करिए, आप उन लोगों को बेचिए जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, बट जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल दोनों चीज़ें क्लियर है, यस और नो? Yes. अब फाइनली बेटा जो हमने पढ़ा उसके अंदर उन सबको हमने यहाँ समराइज कर दिया, टेबल बना दी। जो जो आपने फीचर्स पढ़े थे वो जो कॉमन फीचर्स है वो इधर बेसिस में ले लिए और इधर तीनों इकोनॉमिक्स ले लिए। तो ये पूरी समरी आ गई है, पूरी टेबल कि तीनों के अंदर डिफरेंस, और ये जो पॉइंट्स है वो सारे वही पॉइंट है जो फीचर्स हमने डिस्कस किए, बट वो ले लिए जो कॉमनली है। अब एक बार पढ़ लो, कोई पॉइंट में डाउट हो तो बताइए। वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स।